हेलो लवली व्यूवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द गैलेक्सी एम्पायर का पार्ट 3। इसके पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डार्लिंग स्काइलर के साथ एक मिस्टीरियस केव में आ गया था, जहाँ पर उसे मिथिकल क्रीचर का ट्रू ब्लड मिला था। साथ ही उसका मुकाबला उस केव के गार्डियन से भी हुआ था, मगर डार्लिंग जैसे तैसे वहाँ से बाहर आ गया। डार्लिंग ने एनफी को खत्म करने की वजह से उसे ढेर सारे टोकन्स भी मिले थे, जिस वजह से वो एडमिशन कॉन्टेस्ट का विनर बन गया। अब स्टार एकेडमी का डिसाइपल बनने के बाद मिस यून उसे स्टेला के पास ले गई थी, जो कि एक मिस्टीरियस स्टोन था। डार्लिंग ने तय किया था कि वो एक दिन स्टेला पर अपना नाम जरूर लिखेगा, मगर इसके लिए उसे ढेर सारे पावर्स की जरूरत थी। जिसके बाद मिस यून उसे साइकिक टावर दिखाने ले गई थी। ये भी स्टेला जैसा ही मिस्टीरियस टावर था और इसमें ग्रेट ताओ का नॉलेज था, मगर उस नॉलेज को हासिल करने के लिए डार्लिंग को ढेर सारे स्पेल को डिकोड करना होगा, जो कि आसान काम बिल्कुल नहीं था। मगर हेवनली वॉइस ने उसे सबसे पहले कोड को डिकोड करने में हेल्प की थी। अब आगे तो हम देखते हैं कि डार्लिंग को साइकिक टावर की पावर्स का अंदाजा हो चुका था। वो सोचता है कि अगर वो कल्टीवेशन इसी टावर में करेगा तो यहाँ की मैजिकल ऑरा से वो बहुत जल्दी क्यूआर स्टेज पर पहुँच जाएगा। तो तुरंत ही मिस यून से पूछता है कि क्या मैं इस टावर में कल्टीवेशन कर सकता हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट तो कर सकते हो, मगर यहाँ के हर एक फ्लोर पर ढेर सारी पावरफुल एनर्जी भरी हुई है, जो तुम पर बहुत सारा प्रेशर डालेगी। जैसे जैसे तुम ऊपर के फ्लोर पे जाओगे वैसे ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, खासकर 8वें और 9वें फ्लोर पर, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो वहाँ जाना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। लेकिन डार्लिंग तुरंत ही उस टावर के फ्लोर्स को काउंट करने लगता है और कहता है, मिस यहाँ तो 10 फ्लोर्स है, लेकिन आप तो कह रही थी कि यहाँ पर 9वीं फ्लोर है। जिस पर मिस यून बताती है कि 10वें फ्लोर पर आज तक कोई नहीं जा पाया। ऐसा कहा जाता है कि 10वें फ्लोर पर साइकिक टावर के सारे सीक्रेट्स हैं। जिस पर डार्लिंग कहता है, अच्छा तो ये बात है, फिर तो मैंने इस टावर में जाना ही चाहिए, मुझे ऐसी पहेलियां सुलझाने में बहुत मजा आता है। तो डार्लिंग की बातें वहाँ मौजूद डिसाइपल ने सुन ली थी। वो कहते हैं कि आज तक कई सारे जीनियस ने वहाँ जाने की कोशिश की, मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। और ये कल का आया हुआ लड़का कह रहा है कि मैं 10th फ्लोर पर जाऊंगा। आखिर ये खुद को समझता क्या है। अब वो डार्लिंग से कहते, बेवकूफ, दिन में सपने देखना बंद कर दे, वहाँ पर आज तक कोई नहीं जा पाया और ना तू जा पाएगा। जिसके बाद वो सभी उस पर हंसने लगते हैं। और हम सबको पता है कि डार्लिंग को चैलेंजेस बहुत पसंद है, तो तुरंत ही टावर की तरफ जाने लगता है। वो इन लोगों की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ डिसाइपल फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी फेल हो जाऊंगा। जिसके बाद डार्लिंग साइकिक टावर की पहली लेवल पर पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ डिसाइपल कल्टीवेशन कर रहे थे, तो डार्लिंग वहाँ की एनर्जी को फील करने लगता है, जो कि उसके लेवल के मुकाबले काफी कम थी। तो वो कहता है, शायद मैंने इसके ऊपर के फ्लोर पर ट्राई करना चाहिए, वहाँ पर एनर्जी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे करते करते 3rd फ्लोर से होकर 5वें फ्लोर पर पहुँच जाता है, मगर वहाँ भी उसे कोई खास एनर्जी फील नहीं हो रही थी। जिसके बाद वो सीधे 7वें फ्लोर पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एनर्जी थोड़ी ठीक थी, मगर तभी हम देखते हैं कि एक डिसाइपल कल्टीवेशन करते वक्त ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके लिए इस फ्लोर की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अब वहाँ पर 2-4 डिसाइपल बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना सही बात नहीं है, अगर हमें कुछ हासिल करना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी। और तभी उनकी नजर डार्लिंग पर जाती है। वो कहते, देखो एक और आ गया मरने के लिए, इसे क्या लग रहा है कि ये 7th फ्लोर पर कल्टीवेट कर पाएगा। तभी दूसरा डिसाइपल कहता है, अरे देखो तो उसे, वो कितना रिलैक्स दिख रहा है, उसके माथे पे तो जरा सी भी शिकन नहीं है, उससे ज्यादा तो तुम घबराए लग रहे हो। इधर डार्लिंग एक जगह पर कल्टीवेट करने बैठ जाता है। वो यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर ऊपर के फ्लोर पर जाने वाला था। तभी स्काइलर उसके स्टोरेज बैग से बाहर आ जाता है। डार्लिंग उससे पूछता है कि अरे तुम अभी बाहर क्यों आए। तो तुरंत ही अपने नीडल्स को बाहर निकाल लेता है। डार्लिंग कहते, अच्छा तो मैं समझ गया, जब मैं कल्टीवेट करूंगा तब तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, राइट। जिस पर स्काइलर कहता है तो डार्लिंग उसका थोड़ा सा लाड करता है और फिर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। तभी स्काइलर देखता है कि वहाँ पर यून अपने सर्वेंट के साथ आ गया है। वो सर्वेंट वहाँ मौजूद सभी कल्टीवेटर से कहता है कि अब मेरे मास्टर यून यहाँ पर आ गए हैं, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद वो सर्वेंट उन डिसाइपल को जबरदस्ती वहाँ से बाहर भेज देता है। अब उस टावर में ज्यादा फॉग होने की वजह से वो सर्वेंट डार्लिंग का फेस नहीं देख पाता, मगर उसे पता तो था कि वहाँ पर कोई कल्टीवेट कर रहा है, तो वो तुरंत ही डार्लिंग की तरफ जाने लगता है। मगर तभी स्काइलर अपनी तेज नाखूनों से उस सर्वेंट के मुंह को नोच देता है। इस अचानक से हुए हमले से वो सर्वेंट थोड़ा शॉक था। अब वो स्काइलर को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो छोटा सा स्काइलर उसकी पीठ से लटक जाता है। अब वो सर्वेंट उसे पकड़ भी नहीं सकता था, तो तुरंत ही अपनी पीठ के बल गिर जाता है ताकि स्काइलर घायल हो जाए, मगर वो तो पहले ही खिसक गया था। अब स्काइलर जल्दी से डार्लिंग के पास जाकर उसे कल्टीवेशन से बाहर बुलाता है, तो डार्लिंग उसे अपने स्टोरेज बैग में वापस भेज देता है। जिसके बाद सर्वेंट उसे कहता है कि जल्दी से उस डीमन को मेरे हवाले करो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ, बस एक बार वो डीमन मेरे हाथ आ जाए, उसकी तुम्हें चटनी बना दूंगा। जिस पर डार्लिंग कहते, तुम पागल हो क्या, मुझे बताओ क्या ये टावर तुम्हारा है जो यहाँ आकर दादागिरी कर रहे हो।
हूँ। जिस पर वो सर्वेंट कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस लहजे में बात करने की, क्या तुम्हें पता है मेरा मास्टर कौन है? जिस पर डार्लिंग कहता है हाँ शायद तुम उसी बेवकूफ की बात कर रहे हो जिसे मैंने कॉन्टेस्ट में हरा दिया था। अब वो सर्वेंट डार्लिंग को गौर से देखता है और कहता है अरे बाप रे ये तो तुम हो। तभी वहाँ पर उसका मास्टर यून आ जाता है और डार्लिंग से कहता है कि बच्चे तुम कई बार मेरे रास्ते में आए हो और हाँ मैं तुम्हारी बहादुरी की भी दाद देता हूँ, मगर ये मत समझो कि मैं तुमसे डरता हूँ। पिछली बार मैंने तुम्हें जाने दिया था क्योंकि वहाँ पर एल्डरसन मौजूद थे। मैं उनके सामने कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, मगर आज तो यहाँ पर कोई नहीं जो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट को डार्लिंग की पिटाई करने भेज देता है। वो जाकर डार्लिंग की शोल्डर को प्रेस करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के सामने अभी के अभी नील करो और अपनी बदतमीजी की माफी मांगो। मगर डार्लिंग भाई तो ठस का मस नहीं हो रहा था। वो सर्वेंट अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे घुटने पर लाने की कोशिश करता है, मगर डार्लिंग एकदम रिलैक्स था। जिसके बाद वो कहता है हो गया तेरा, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे एक जबरदस्त पंच जड़ देता है और उसे एक ही मुक्के से वो सर्वेंट दूर जाने लगता है और डार्लिंग भी उसके साथ साथ ही था। अब जैसे वो एक जगह पर रुकता है डार्लिंग उस पर दोबारा से पंचेस की बारिश करता है। उसका मास्टर ये सब दूर से ही देख रहा था। इधर डार्लिंग उसकी अच्छी खासी धुलाई कर रहा था। जिसके बाद वो एक कड़क सा फाइनल पंच मार के उस सर्वेंट को नॉकआउट कर देता है। ये देख यून काफी भड़क जाता है और जल्दी से डार्लिंग की तरफ अटैक करने आ जाता है, मगर डार्लिंग तुरंत ही उसके पंच को अपने मीटियोर पंच से रोक लेता है। जिसके बाद वो यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करके यून को दूर ढकेल देता है। यून उस बीस्ट के अटैक से अच्छा खासा घायल हो जाता है। तो डार्लिंग कहता है अब चलाओ जबान अपनी जैसे हमेशा चलाते हो। शायद तुम वो फैमिली वाले इतनी सी भी धुलाई को सहन नहीं कर पाते और कहते हो कि हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुमसे अच्छे तो हम हैं। तो यून कहता है खेल तो अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त। जिसके बाद वो अपने स्पिरिट वेपन को बाहर निकालता है। उसे मिनिएचर टावर कहा जाता था जो कि काफी पावरफुल था। अब डार्लिंग का यूनिकॉर्न बीस्ट उस टावर पर अटैक करने लगता है, मगर उस टावर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यून डार्लिंग से कहता है कि अब इस टावर के आगे तुम्हारी कितनी चलती है वही मुझे देखना है। तो अब डार्लिंग का यूनिकॉर्न बीस्ट उस टावर को छोड़कर यून की तरफ अटैक करने आ जाता है, मगर तभी मिनिएचर टावर बीच में आ जाता है और यूनिकॉर्न के अटैक को डॉज करने लगता है। लेकिन तब तक डार्लिंग को टाइम मिल चुका था, तो तुरंत यून के पीछे आ जाता है और मीटियोर पंचेस से उसकी पीठ पर वार करता है, जिससे यून सीधा अपने घुटनों पर आ जाता है। अब वो मिनिएचर भी नीचे गिर जाता है। तो डार्लिंग उसे उठाकर कहता है कि ये स्पिरिट वेपन तो काफी अच्छा है, मगर सच बताए तो ये तुम्हारे जैसे कमजोर कल्टीवेटर के लिए नहीं बना है। तुम इसकी पावर्स का यूज नहीं कर सकते हो, मगर हाँ मैं इसे काफी अच्छे से यूज करूंगा। तो यून बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो मेरा स्पिरिट वेपन है, उसे जल्दी से वापस कर दो। मगर डार्लिंग थोड़ी ना उसकी बात मानने वाला था। वो कहता है कि मुझे ना इस वेपन की स्ट्रेंथ चेक करनी है। अब यहाँ पर दूसरा तो कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे, तो क्यों न तुम पर ही एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्या कहते हो सही है ना? जिसके बाद उस टावर से यून पर अटैक कर देता है, मगर यून तभी अर्थ स्केप टैलिस्मान का यूज करके वहाँ से भाग निकलता है। अब डार्लिंग उस टैलिस्मान को भी उठा लेता है। वो कहता है कि 7th फ्लोर की एनर्जी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, अब मैंने अगले फ्लोर पर जाना चाहिए। जिसके बाद वो 8वें फ्लोर पर पहुँच जाता है। वो फील करता है कि वहाँ पे एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही वहाँ एक कल्टीवेटर भी प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वो कल्टीवेटर डार्लिंग पर अटैक करने आ जाता है। तो डार्लिंग तुरंत ही साइड में हट जाता है। अब वो दोबारा से डार्लिंग पर अटैक करता है। वो कोई और नहीं बल्कि लिनमू था, जिसने डार्लिंग की पहले भी मदद की थी। वो कहते हैं क्या बात है डार्लिंग, इतनी जल्दी तुम सोल रिदम लेवल की इनिशियल स्टेज में पहुँच गए हो। चलो अब मेरे साथ भी 1-2 राउंड फाइट्स की हो ही जाए। जिसके बाद वो डार्लिंग को पीछे ढकेलने लगता है। तो डार्लिंग कहते है ठीक है भाई चलो फिर शुरू करते हैं। अब डार्लिंग उस पर अटैक तो कर रहा था, मगर लिनमू उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। तो डार्लिंग को किक मार के नीचे भेज देता है। अब डार्लिंग अपने ड्रैगन फॉर्म को समन करके लिनमू पर हमला करता है, मगर लिनमू अपनी एनर्जी से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके डार्लिंग पर अटैक करने आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे की पावर्स को आजमा रहे थे। तभी लिनमू डार्लिंग से कहता है कि शायद तुम मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। जिस पर डार्लिंग कहता है हाँ शायद। तो लिनमू तुरंत ही उसके साथ फाइट करना बंद कर देता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। जिस पर डार्लिंग कहता है कि शायद ये मेरी यूनिक कल्टीवेशन मेथड की वजह से हो रहा होगा। मेरी कल्टीवेशन की टेक्निक सबसे अलग और स्पेशल है और सिर्फ इसी मेथड से मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। मैंने नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक भी ट्राई की थी, मगर वो मेरे कुछ काम नहीं आई। ये सब सुनकर लिनमू थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी कल्टीवेशन मेथड के बारे में सुना था। अब डार्लिंग उससे पूछता है कि भाई क्या एक और राउंड फाइट करनी है? जिस पर लिनमू जवाब देता है कि ना बाबा, वैसे भी यहाँ का एनर्जी प्रेशर काफी हेवी है, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। जब तुम बाहर आओगे फिर हम दोबारा से फाइट की प्रैक्टिस करेंगे। तो
डाउलिंग कहता है ठीक है। फिर लिनमो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बाहर चल सकते हो, जिस पर डाउलिंग जवाब देता है कि मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके आता हूँ। लिनमो कहता है ठीक है, फिर हम बाद में मिलते हैं। अब उसके जाने के बाद डाउलिंग कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। तभी उसके पास ग्रीन कलर की पावरफुल ऑरा जमा होने लगती है जो उसे कल्टीवेशन करने से रोक रही थी। मगर डाउलिंग की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से उस एनर्जी का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। डाउलिंग की पावर्स की वजह से साइकिक टावर बहुत ग्लो करने लगता है, साथ ही आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगती है। ये सब टावर के पास मौजूद डिसाइपल्स देख रहे थे। दरअसल डाउलिंग ने स्काई क्रैकिंग थंडर को मास्टर कर लिया था, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था। वहीं पर एक ओल्ड कल्टीवेटर था, वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन करते गुजार दी, मगर आज तक मैं भी ये नहीं कर पाया। आज इस पल को देखने के बाद मेरी जिंदगी सफल हो गई। और तभी स्काई क्रैकिंग की एनर्जी की वजह से उस कल्टीवेटर को ब्लड की वोमिटिंग होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। इट मींस कि वो एनर्जी काफी ज्यादा हेवी थी। इधर डाउलिंग ने अपनी हेवन डिवाउरिंग मेथड की मदद से और ज्यादा पावर्स हासिल कर ली थी। अब वो किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत जल्दी रिफाइन करके उसे एब्जॉर्ब कर सकता था। पहले तो सोल रिदम स्टेज की पहली लेवल पर था, मगर वो तुरंत ही सेकंड लेवल पर पहुंच गया था, जिस वजह से अब वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकता था। लेकिन वो कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, अब मैं 9वें फ्लोर पर जाके देखता हूँ। जिसके बाद वो 9वें फ्लोर के पास आ जाता है। वहाँ पर बहुत ही तेज गोल्डन ऑरा थी, जो डाउलिंग ने टावर के बाहर देखी थी। वो जैसे ही उस फ्लोर पर कदम रखता है, उसे वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। इस फ्लोर की एनर्जी बाकी फ्लोर्स के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही वहाँ की दीवारों पर गोल्डन स्पेल्स रोल कर रहे थे। मगर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने के बावजूद भी डाउलिंग हार नहीं मानता। उस फ्लोर पर जाने लगता है। वो देखता है कि पहले उसके हाथों पर, फिर वहाँ की सीलिंग पर वही सारे स्पेल्स रोल कर रहे थे। अब वो सारे गोल्डन स्पेल डाउलिंग की पूरी बॉडी पर सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे और वो डाउलिंग को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि तुम इसके लिए अपनी हेवन डिवाउरिंग मेथड का यूज कर सकते हो। तुम अपनी पावर्स को दुगना करके यहाँ की एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। तो डाउलिंग भी वैसे ही करने लगता है। वो अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन गोल्डन रून्स के साथ एक हो जाता है और उन्हें अपना लेता है, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ के सारे गोल्डन लेटर्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब वो डाउलिंग के साथ मिल गए थे। जिसके बाद वो अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो लिनमो और हाउकांग के दरमियान फाइट हो रही थी। दरअसल वो दोनों भी स्पिरिचुअल एलिक्सर के लिए लड़ रहे थे। हाउकांग कह रहा था कि 9वें फ्लोर पर सबसे पहले मैं आया था, तो यहाँ का एलिक्सर भी मेरा हुआ। जिस पर लिनमो कहता है कि साइकिक टावर में ऐसा कोई नियम नहीं है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वांग फैमिली, जो कि एक रॉयल फैमिली मानी जाती है, उनका मेंबर ऐसी छिछोरी हरकतें कर रहा है। थोड़े से एलिक्सर के लिए वो किसी के साथ भी फाइट करता है। जिसके बाद लिनमो अपनी स्वॉर्ड से हाउकांग पर हमला कर देता है, मगर हाउकांग उसकी स्वॉर्ड को अपनी स्पीयर से तोड़ देता है। तो लिनमो अपनी पावर से उसे दोबारा जोड़कर हाउकांग पर अटैक करता है, जिसे वो अपनी स्पीयर से रोकते हुए कहता है कि अब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो, तो चलो मैं भी तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगा। जिसके बाद उन दोनों में हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। हाउकांग का स्पीयर लिनमो की वेपन से कई गुना ज्यादा पावरफुल था, तो वो उस पर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद वो अपने स्पीयर को गोल गोल घुमा के उसके कई सारे पावरफुल क्लोन बना देता है। अब वो स्पीयर जमीन पर जाके रुक जाते हैं और लिनमो सीधा उन्हीं की तरफ गिर रहा था। उस स्पीयर से उसकी मौत भी हो सकती थी, मगर तभी डाउलिंग बड़ी तेजी से आकर उसे बचा लेता है। तो लिनमो उससे कहता है कि क्या सही टाइम पर आए हो तुम। अब हाउकांग डाउलिंग को वहाँ देखकर थोड़ा शॉक था। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे फिजूल के कल्टीवेटर्स 9वें फ्लोर तक कैसे पहुँच गए, बड़ी ताज्जुब की बात है ये तो। जिस पर डाउलिंग भी कहता है कि मैं भी हर जगह वांग फैमिली के मेंबर्स को देख देख कर उब गया हूँ। अगर मैं सच बोलूँ तो तुम्हें देखते ही मुझे इरिटेट होने लगता है। अब डाउलिंग के ताने सुनते ही हाउकांग भड़क जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि 3 दिनों के अंदर मुझे वो पेंडेंट चाहिए, मगर तुम तो बहुत जल्दी मुझसे मिलने आ गई। वैसे भी तुम्हें खत्म करने के लिए मैं 3 दिनों तक का इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें बता दूं कि मैं अच्छे कामों में जरा सी भी देर नहीं करता। अब मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि तुम दोनों में से एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, देख लेना तुम। जिसके बाद वो तीनों भी लड़ने लगते हैं और तभी 9वें फ्लोर पर किनिया भी आ जाती है। उसके सामने विगर एलिक्सर था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो उसे हासिल करने के लिए जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर ये तीनों भी पहुँच जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। लिनमो उसे देखकर कहता है कि अरे ये तो ग्रेट कियान की प्रिंसेस है। डाउलिंग भी उसे वहाँ देखकर हैरान था। अब उन्हें देखकर कियान यह समझ गई थी कि वो एलिक्सर हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। वो हाउकांग से कहती कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे वो एलिक्सर चाहिए। जिस पर हाउकांग कहता है कि ये विगर एलिक्सर है और वो भी साइकिक टावर का। तुम्हें पता है ना, पूरे साल में इसके सिर्फ 12 ड्रॉप्स ही बनते हैं, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर कियान याओ को गुस्सा आने लगता है। हाउकांग कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए मैं तुम्हारे साथ ये एलिक्सर शेयर कर सकता हूँ, मगर हाँ तुम्हें बस 2 ही ड्रॉप्स मिलेंगे। बताओ मंजूर है। जिस पर कियान याओ अपनी स्वॉर्ड निकाल
निकालकर कहती कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं हासिल नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद वो एलिक्सर की तरफ आगे बढ़ने लगती है, मगर हाउकांग उसे रोकता है। तभी लिनमो अचानक से हाउकांग पर हमला कर देता है और किन्याओ मिस बैलेंस होकर गिरने लगती है, मगर डावलिंग तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ओए रेस लड़की, तुम्हें पता है कि हाउकांग सोल रिदम के 8वें लेवल पर है, तो तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो। तुम चाहो तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकती हो। जिस पर कियाने कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब वो भी तुरंत ही फाइट करने चली जाती है, तो डावलिंग भी उसके पीछे जाने लगता है। इधर हाउकिंग और लिनमो की तगड़ी फाइट चल रही थी। वो दोनों भी अपने अपने पावरफुल वेपन्स को आजमा रहे थे। तभी हाउकांग तुरंत ही साइड में हो जाता है और किन्याओ अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधा लिनमो के पास पहुंच जाती है, मगर वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि बीच में मत आओ, इधर बड़े लोगों की फाइट चल रही है। अब डावलिंग मीटियोर पंच लेकर हाउकांग की तरफ जा रहा था, मगर हाउकांग का पूरा ध्यान लिनमो पर था। उसी का फायदा उठाते हुए डावलिंग उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है, जिसकी पावर से वो गोल गोल घूमते हुए नीचे आ जाता है। मगर अब वो बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि अब तो बेटा तू गया काम से। जिसके बाद वो अपने स्पीयर फॉर्म से डावलिंग पर अटैक करने लगता है, तो डावलिंग भी तुरंत ही अपने यूनिकॉर्न बेस को बाहर निकालकर उसकी स्पीयर अटैक को रोकने लगता है। लेकिन अब हाउकिंग अपनी पूरी ताकत से उस यूनिकॉर्न को खत्म करने की कोशिश करता है, तो डावलिंग भी उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये देखकर लिनमो हाउकांग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वहीं पर किन्याओ भी अपनी स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन्स बना लेती है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ हाउकांग पर अटैक कर देती है। अब ये मुकाबला 3 वर्सेस 1 हो गया था, मगर हाउकांग इन सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो अपने अटैक से डावलिंग के यूनिकॉर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है और लिनमो के अटैक के साथ साथ वो किन्याओ के अटैक को भी डॉज कर देता है। जिसके बाद वो एक ही हिट में लिनमो और किन्याओ को दूर फेंक देता है और अपना स्पीयर लेकर सीधे डावलिंग की तरफ अटैक कर देता है। मगर इससे पहले कि डावलिंग घायल हो, उसकी स्टोरेज बैग में से स्काइलर बाहर आ जाता है और उस पूरे अटैक को ब्रेक करते हुए हाउकांग के मुंह पर स्क्रैच कर देता है। जिसके बाद वो एलिक्सर के पास पहुंच जाता है। स्काइलर को देखकर हाउकांग थोड़ा शॉक था कि ये क्या चीज है। इधर स्काइलर उस एलिक्सर के सारे ड्रॉप्स को निगल लेता है, जिसे देखकर हाउकांग कहता है कि वो छोटे से डीमन वो मेरा है। जिसके बाद वो स्काइलर पर अटैक करने लगता है, मगर छोटू सा स्काइलर उसके सारे अटैक से बचता जा रहा था। इधर डावलिंग भी अब हाउकांग की तरफ जाने लगता है। वही हम लिनमो और किन्याओ को देखते हैं, जो हाउकांग के अटैक से थोड़ा बहुत रिकवर हो चुके थे। अब कियाने और डावलिंग की तरफ जाने वाली थी, मगर लिनमो उसे रोकने लगता है। तो कहती कि मैं सारा का सारा एलिक्सर अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। इधर स्काइलर भागते हुए जल्दी से डावलिंग की स्टोरेज बैग में घुस जाता है, तो कियाने और डावलिंग पर हमला करने जाती है, मगर लिनमो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। इधर डावलिंग और हाउकांग में तगड़ी फाइट चल रही थी। हाउकांग उसकी बैग छीनने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर डावलिंग उसकी हर एक अटैक को डॉज करते जा रहा था। तभी अचानक से डावलिंग का ड्रैगन फॉर्म बाहर आकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, तो हाउकांग भी उसका पीछा करने लगता है। वो कह रहा था कि बस तू एक बार मेरे हाथ आ जाए, अगर मैंने तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो मेरा नाम बदल देना। इधर वो ड्रैगन डावलिंग को लेकर फ्लाई कर रहा था, मगर डावलिंग को पता था कि वहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर वो ऐसे ही चलता गया तो उसकी बॉडी क्रश हो जाएगी। वो देखता है कि अब उसके हाथों पर भी कट्स लग रहे थे और तभी उस पर हाउकांग अटैक करते हुए कहता है कि बेटा तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगे, आज तो मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। डावलिंग समझ गया था कि वापस जाकर फाइट करना बकवास आइडिया है। वो कहता है कि मैंने ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब वो ड्रैगन तुरंत ही गायब हो जाता है और डावलिंग के आसपास गोल्डन रून्स आ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि डावलिंग ने उन्हें अपना लिया था, तो अब मुसीबत के वक्त वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। इधर हाउकांग उसे ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन तब तक वो गोल्डन रून्स उसे एक महफूज जगह ले आते हैं। डावलिंग कहता है बाप रे, फाइनली उससे मेरा पीछा छूट गया। अब मैंने जल्दी से अपनी इंजरीज को हील कर लेना चाहिए। तो तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। स्काइलर भी अब स्टोरेज बैग से बाहर आ जाता है और उस एलिक्सर के ड्रॉप्स को निकाल लेता है। वो समझ गया था कि डावलिंग को अभी इसकी जरूरत है, तो तुरंत ही उसमें से 2 ड्रॉप्स डावलिंग की बॉडी में डाल देता है, जिससे डावलिंग की इंजरीज तुरंत ही हील हो जाती है। वो स्काइलर को बताता है कि ये एलिक्सर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तुरंत ही मुझे हील कर दिया और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, थैंक यू सो मच। तो स्काइलर भी उसे ठीक ठाक देख कर उछलने लगता है, मगर तभी उन्हें समझ आ जाता है कि हाउकांग उन्हीं के पास आने वाला है। तो डावलिंग तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। वो स्काइलर को बताता है कि यहाँ पर ढेर सारी एनर्जी है, मगर ये गोल्डन रून्स उस एनर्जी के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। वो मेरे आसपास एक शील्ड बना रहे हैं, जिस
वजह से वो एनर्जी मेरी बॉडी को क्रश नहीं कर पा रही। जिसके बाद ये लोग 10th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। ये वही फ्लोर था जहाँ पर आज तक कोई नहीं जा पाया। अब डार्लिंग उसके अंदर दाखिल हो जाता है और तभी वो गोल्डन रून्स गायब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं थी, जो कि काफी अजीब था। अब डार्लिंग देखता है कि वहाँ पर एक गोल्डन फर्नेस है, तो डार्लिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे टच करता है। उसके हाथ लगाते ही वो फर्नेस शेक होने लगती है, तो डार्लिंग और स्काइलर ये देखकर काफी डर जाते हैं। और तभी उस फर्नेस की लिड ओपन हो जाती है और उसके अंदर से एक स्ट्रेंज थिंग बाहर आ जाती है, जिसे देखकर डार्लिंग शॉक था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।